क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कानून जो करीब 50 साल पहले देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज अचानक पूरे भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि मिजोरम ब्लैक डे मनाने की बात कर रहा है? केरल में विरोध हो रहा है, कुछ संगठन भूख हड़ताल पर उतर आए हैं और अमेरिका तक की नजर इस बिल पर टिक गई है। क्या यह सिर्फ विदेशी फंडिंग पर निगरानी का मामला है या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी छिपी है? आज इस वीडियो में हम FCRA बिल 2026 की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक बेहद ही आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि आखिर FCRA कानून क्यों बनाया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। साल 1976 में जब FCRA कानून लागू हुआ, तब सरकार का मकसद साफ था। विदेशों से आने वाले पैसे पर पूरी तरह रोक लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो जिसके नाम पर पैसा आया है। यानी अगर किसी संस्था को शिक्षा के लिए पैसा मिल गया है तो वह शिक्षा पर ही खर्च हो। अगर व्यवस्था के लिए मिला है तो सिर्फ अस्पताल और इलाज पर खर्च हो। लेकिन अगर वही पैसा राजनीति, धार्मिक तनाव, अलगवाद पर, देश की विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होने लगे तो सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ FCRA लागू किया गया। शुरुआती वर्षों में यह कानून ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, देश भी बदलता गया और विदेशी फंडिंग भी तेजी से बढ़ती गई। फिर आया 1991, यानी कि 1991। यह वह साल था जब भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट से गुजर रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो चुका था। ऐसे समय में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। देश में उदारीकरण आया, निजी निवेश बढ़ा और दुनिया के लिए भारत के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुल गए। इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं पड़ा, बल्कि विदेशी सहायता और विदेशी फंडिंग पर भी पड़ा। अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विदेशी संस्थाएं भारत में काम करने लगी। हजारों नए NGO, ट्रस्ट और सामाजिक संगठन सामने आने लगे। लेकिन यहां सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। पुराने नियम अब इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा, एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। यही कारण था कि कई वर्षों तक विचार विमर्श के बाद 2010 में FCRA एक्ट को नए रूप में लागू किया गया। अब इसके अंदर कई महत्वपूर्ण नियम जोड़े गए। सबसे पहला नियम, अगर कोई संस्था विदेश से आर्थिक सहायता लेनी चाहती तो उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी जो दूसरा और सबसे कठोर नियम आया वो ये आया कि यह रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर 5 साल बाद इसका नवीनीकरण करना होगा, यानी कि हर 5 साल बाद आप उसको दोबारा से रिन्यूअल करवाना होगा। और तीसरा, विदेश से आने वाला पैसा किसी सामान्य बैंक खाते में नहीं, बल्कि इसके लिए अलग बैंक खाता खुलवाना जरूरी होगा ताकि हर लेन देन का रिकॉर्ड साफ रहे। और चौथा,
गृह मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि जरूरत पड़ने पर वह यह जांच कर सके कि विदेशी फंड का इस्तेमाल आखिर कहां किया गया। जो पैसे आए हैं उन पैसों को आपने किस जगह इस्तेमाल किया, वो सारे रिकॉर्ड आपको दिखाने होंगे। सरकार का तर्क था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कई सामाजिक संगठनों का कहना था कि इससे उनका कामकाज पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ जाएगा। यहीं से बहस शुरू हुई और यह बहस अगले कई वर्षों तक देश में चलती रही। फिर आया 2020, यानी 6 साल पहले की बात। मोदी सरकार ने FCRA में एक बार फिर संशोधन किया, इस नियम को फेरबदल किया। सरकार का कहना था कि जांच के दौरान कई ऐसी कमियां सामने आई हैं जिनका फायदा उठाकर कुछ संस्थाएं नियमों से बच निकली। इसीलिए नए बदलाव किए गए। वो नए बदलाव क्या किए गए, आइए विस्तार से आगे जानते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब एक NGO विदेश से पैसा किसी दूसरे NGO के आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर एक NGO को जो पैसा मिला है वो दूसरे को नहीं दे सकता। सरकार का तर्क था कि जब पैसा कई संस्थाओं के बीच घूमने लगता है तो उसका अंतिम इस्तेमाल ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च की सीमा भी तय की गई ताकि विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा सीधे समाज सेवा के कामों पर खर्च हो। यानी सरकार का दावा था कि इन बदलावों का उद्देश्य किसी संस्था को बंद करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ कई NGO और विपक्षी दलों में इन नियमों का जम करके विरोध किया गया, जम करके इसका उल्लंघन किया गया। उनका कहना था कि इससे छोटे संगठनों के लिए काम करना कठिन हो जाता है। यहीं से विवाद और तेज हो गया और ये विवाद इतना बढ़ा कि अब साल 2026 में सरकार एक बार फिर नए बदलाव की बात कर रही है। यानी कि फिर से वो इसी NGO में फेरबदल करने की बात कर रही है और यही वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक इस बिल की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है और वो सवाल है, आखिर सरकार ऐसा कौन सा नया नियम लाने जा रही है जिससे मिजोरम, केरल और कई संगठनों में विरोध की आवाजें सुनाई दे रही है। क्या सचमुच यह सिर्फ पारदर्शिता का मामला है या फिर इसके पीछे राजनीति, सुरक्षा और विदेशी प्रभाव की कहीं बड़ी कहानी छिपी हुई है? तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि FCRA कानून क्यों बना, 2010 और 2020 में इसमें क्या बदलाव हुए। लेकिन अब हम पहुंचते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 2026 में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से पूरे देश में इतना विवाद बढ़ गया है कि सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे यह महसूस हुआ है कि मौजूदा व्यवस्था में अभी भी कुछ कमियां हैं। कुछ मामलों में विदेशी फंड का अंतिम उपयोग स्पष्ट रूप से ट्रैक करना कठिन था। इसी वजह से सरकार अब निगरानी की प्रक्रिया को और मजबूत करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि अगर कोई संस्था विदेश से धन ले आ रही है तो यह साफ होना चाहिए कि वह पैसा किस स्रोत से आया।
किस खाते में जमा हुआ और आखिर किस उद्देश्य पर खर्च किया गया। इसी सोच के साथ कुछ नए प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि हर संस्था का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल का आशंका कम हो सके। यहीं से बहस तेज हो जाती है। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर नियम बहुत अधिक सख्त हो गए तो छोटे छोटे एनजीओ जो शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण विकास में काम करते हैं उन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार सुरक्षा और जवाबदेही की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विरोध करने वालों को यह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमानदारी से काम करने वाली संस्था पर भी अनावश्यक बोझ पड़ जाए। इसी वजह से संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर बहस तेज है। कुछ राज्यों में तो विरोध प्रदर्शन भी हुए। कुछ संगठनों ने तो अपनी चिंताएं सार्वजनिक रूप से रखी। वहीं कई लोगों का मानना है कि अगर नियमों का उद्देश्य सिर्फ पारदर्शिता ही है तो इसे कई तरीके से संस्थाओं से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी बीच एक और सवाल सामने आता है, विदेशी फंड आखिर भारत में सबसे ज्यादा आता कहां से है? विभिन्न वर्षों के सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी अंशदान कई देशों से आता रहा है। इनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों की संस्थाएं शामिल रही हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी संस्था को विदेशी फंड मिलना अपने आप में गलत नहीं है। भारत का कानून विदेशी योगदान की अनुमति देता है, बशर्ते संबंधित संख्या FCRA के नियमों का पालन करे और धन का उपयोग वैध उद्देश्य के लिए ना करे। यही वजह है कि देश में हजारों NGO शिक्षा व्यवस्था, आपदा राहत, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सरकार की यह कई NGO गलत हो सकती हैं। सरकार का दावा सिर्फ इतना है कि जो नियम उल्लंघन होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी यही बहस का केंद्र है। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक बोझ। और यही कारण है कि यह बिल आज राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने तर्क दे रहे हैं तो आम नागरिक को किसी आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अब तक आपने पूरी कहानी समझ ली। आपने जाना कि आखिर FCRA कानून क्यों बनाया, समय समय पर इसमें क्या बदलाव हुए और अब 2026 में इसे लेकर के इतना विवाद क्यों हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सही है या फिर विरोध करने वाले संगठन सही हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अगर सरकार की बात करें तो उसका कहना है कि विदेश से आने वाला पैसा पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। सरकार का दावा है कि अगर कोई संस्था सही तरीके से काम कर रही है, नियमों का पालन कर रही है और विदेशी फंड का इस्तेमाल उसी उद्देश्य से कर रही है जिस उद्देश्य से उसको पैसा मिला है, तो उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस विषय पर आपका क्या कमेंट है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।